कुछ सवाल सिंपल होते हैं, लेकिन जब उनका जवाब देने जाओ तो 1 मिनट का पॉज ज़रूर लेना पड़ता है। ऐसा ही एक सवाल मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपने ऑफ्थेल्मोलॉजी क्यों नहीं चूज़ करी। हर बार मेरा एक ही जवाब रहता है, मैंने ऑफ्थेल्मोलॉजी चूज़ नहीं करी, मैं ऑफ्थेल्मोलॉजी के साथ बड़ा हुआ हूँ, मैंने ऑफ्थेल्मोलॉजी बचपन से देखी है। आइए मैं आज आपको उस जर्नी पे लेके चलता हूँ जो मेरे फादर द्वारा 1997 में चालू हुई, उस जर्नी जिसका नाम है एसवी आई केयर एंड लैसिक लेज़र सेंटर। इस जर्नी में मेरे पापा ने एक सपना देखा, वो सपने को आज हकीकत होते हुए पूरी दुनिया देख रही है। आइए हम उस जर्नी पे आपको लेके चलते हैं। और आज एक बहुत खास शख्स मेरे चैनल पे आए हैं, मेरे पापा डॉक्टर वी के निचलानी। आज एसवीआई केयर एंड लैसिक लेजर सेंटर लाखों ऐसे मरीजों की आंखें बन चुका है जो भोपाल, सीहोर और आजू बाजू के एरिया से बिलोंग करते हैं। आज मेरे साथ हैं मेरे मेंटर, मेरे सीनियर, मेरे फादर डॉक्टर वी के निचलानी। आज जानते हैं उनसे कि उनका सफर 1997 से लेकर और अब ये 2 जनरेशन मिलकर के एसवीआई केयर का सफर कैसा रहा। तो सबसे पहले पापा, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू एंड नमस्कार सबको। जी, आपका ऑफ्थेल्मोलॉजी फील्ड में चयन कैसे रहा? मतलब आपके टाइम पे बहुत सारी फील्ड्स रहती थी, स्पेसिफिकली आपने ऑफ्थेल्मोलॉजी या आई सर्जरी को ही क्यों चुना? आपने जैसे कहा परेश कि 1997 वो तो पीरियड आपने उस समय से देखा कि जब भोपाल में हमारा सेंटर एसवीआई केयर के नाम से शुरू हुआ था। पर मैं थोड़ा सा और एक 10 एक साल पीछे ले जाना चाहता हूँ। 10 एक साल क्या, बल्कि 12 15 साल पहले, कि जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ एमबीबीएस का, तो उसके बाद उस समय की प्रक्रिया या उस समय का चॉइस या सिलेक्शन कुछ ऐसा होता था कि भाई आपके जो मार्क्स आते हैं उस बेसिस पे आप अपने सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। शुरुआत से थोड़ा सा ऐसा था कि कुछ मेडिकल प्रोफेशन के साथ कुछ कम्युनिटी सर्विसेज भी की जाए। तो उस समय चूंकि आपका एमबीबीएस करने के बाद इंटर्नशिप में हर डिपार्टमेंट में बाय रोटेशन आपकी पोस्टिंग होती है, तो उस समय कुछ ऐसा लगा कि ऑफ्थेल्मोलॉजी वो ब्रांच है कि जिसमें कम्युनिटी सर्विसेज सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ से एक ऑफ्थेल्मोलॉजी के लिए इंक्लिनेशन हुआ और ऑफ्थेल्मोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन करके और ऑफ्थेल्मोलॉजी शुरू की। और ऑफ्थेल्मोलॉजी शुरू करने के बाद, ये मैं बात कर रहा हूँ सन 86 से लेके 79 तक, मतलब 86 से लेके 89 तक, जब एमबीबीएस के बाद ये ऑफ्थेल्मोलॉजी की जो जर्नी हुई वो कंप्लीट करने के बाद भी लगा कि भाई नई कुछ नई नई चीज़ें ऑफ्थेल्मोलॉजी में जो आती जा रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, नई प्रक्रियाएं, नई सर्जरीज, तो उसको सीखने के लिए आपको जो इंडिया में अच्छे सेंटर्स हैं वहाँ पे जरूर जाके उन चीज़ों को देखा जाए, सीखा जाए या वहाँ रह के काम किया जाए। तो ऐसा करने के बाद भी मैं करीब जब तक खुद का सेंटर शुरू नहीं किया तो कम से कम 3 से 4 सेंटर्स जो इंडिया में रिनाउंड सेंटर्स हैं, जिसमें अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो रोटरिया इंस्टीट्यूट नवसारी, जो उस समय का मेरे हिसाब से करीब 200 बेडेड आई हॉस्पिटल था। वहाँ पे कुछ मॉडर्न सर्जरीज और नई प्रोसीजर्स होते रहते थे। तो वहाँ करीब मैंने 4 से 5 साल काम किया। तो नई नई जो टेक्नोलॉजीज हैं, कैटरेक्ट सर्जरी हो गई, रेटिना सर्जरी हो गई, कॉर्निया सर्जरी हो गई, ऑक्यूलोप्लास्टी हो गई, और इसके अलावा बहुत सारे नए प्रोसीजर। तो वहाँ से एक बेसिक करने के बाद जो एडवांस सर्जरी की तरफ इंक्लिनेशन है वो वहाँ से शुरू हुआ। और ऐसा करते करते जो है आगे बढ़ते गए। और आगे बढ़ने के बाद फिर 97 में, उसके पहले ऑफ कोर्स 2 जगह मैं और रहा। आगरा में एक सुंदराई आई हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर बिलोरे और उनके जो सीनियर थे उन्होंने वो इंस्टीट्यूट शुरू किया था। तो वहाँ भी करीब मैं 1.5 से 2 साल रहा। उसके बाद एक सेवा सदन आई हॉस्पिटल में एज एन इंचार्ज करने का
मौका मिला तो वहाँ करीब 4 साल मैं एज ए सीएमओ रहा। वहाँ का पूरी बागडोर ओपीडी से लेके ऑपरेशंस कैसे होने चाहिए, कैंप्स में कैसे काम करना है, आपको पेशेंट्स के साथ कैसे काम करना है, वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाना, वो काम वहाँ से शुरू किया जो हम अपने क्लिनिक में आज तक कंटिन्यूस करते आ रहे हैं। और अलग अलग फैकल्टीज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने यूनिट में भी बनाते आ रहे हैं, जैसे एडवांस कैटरेक्ट हो गया, एडवांस रेटिना हो गया, एडवांस ग्लूकोमा हो गया, कॉर्निया हो गया, ऑक्यूलोप्लास्टी हो गया। तो ये सेंटर्स अब जो है या सब स्पेशलिटीज हमने अपने सेंटर में भी पिछले कुछ सालों में या पिछले शुरुआत से जब शुरू किया तो उसके बाद इसको भी हमने डेवलप शुरू किया। तो आपने जर्नी जो देखी है वो 97 से देखी है। मेरा सपना तो 86 से शुरू हो गया था। बहुत बढ़िया। तो एक क्वेश्चन मेरे मन में हमेशा रहता है, आज मौका मिला है तो मैं वो पूछता हूँ कि 1997 में, अब मैं ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हूँ, मुझे पता है ये ब्रांच कितनी एक्सपेंसिव है, इसके लिए कितनी स्किल्स चाहिए आपको एक अच्छा ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट आई सर्जन बनने के लिए। 1997 में जब आपने खुद सोचा कि नहीं अब मैं अपना खुद का सेंटर डेवलप करूंगा, तब वो डर, पैशन, घबराहट, एक्साइटमेंट, क्या फीलिंग्स थे आपके मन में? क्योंकि फंड्स अरेंज करना, एक प्रॉपर लोकेशन, उसको धीरे धीरे डेवलप करना, वो क्या फीलिंग थी शुरुआती दिनों में जब आपने अपना सेंटर चालू किया था? परेश, ऐसा है कि 1997 में जब मैंने सोचा कि नहीं अब अपने को अपना सेंटर शुरू करना है, तो ऐसा कोई जिसको कहा जाए कि कोई बहुत अच्छा फाइनेंशियल बैकअप कहें या कोई जो लोकेशन या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, वैसा कुछ नहीं था। पर एक पैशन था कि नहीं, काम करके चीज़ों को आगे बढ़ाना है और एक उस लेवल तक ले जाना है जो आज की तारीख में वर्ल्ड क्लास लेवल की जो ऑफ्थल्मोलॉजी की सर्विसेज कहते हैं, उस लेवल तक ले जाना है। तो वो एक डेडिकेशन, वो एक पैशन, वो एक दोनों सवाल हो जाना कि नहीं अपने को इसको ऐसे चीज़ों को डेवलप करते जाना है। तो फाइनेंसेस आज की तारीख में और इजी हो गई हैं, उस समय भी थी पर इतनी इजी नहीं थी। हाँ, यस, लोन्स डॉक्टर्स को देने में कोई घबराता नहीं, क्योंकि उनको पता है कि भाई डॉक्टर जो है वो आपके लोन तो चुकता कर ही देगा, लोन तो रीपे कर ही देगा। टाइम जरूर लगता है क्योंकि ऑफ्थल्मोलॉजी एक्सपेंसिव ब्रांच है, तो बड़ा पड़ता है कि आपने आज 2 मशीन ली तो 2 साल के बाद आपको 2 मशीनें और ऐड करनी है। और उस समय जो बेसिक ज़रूरतें थी उससे काम शुरू होता गया और धीरे धीरे चीज़ों को ऐड करते गए और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हिसाब से चीज़ों को ऐड ऑन करते गए, जिसमें प्रोसीजर या इन्वेस्टिगेशन की भी चीज़ें आती हैं और साथ में आपके ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड जितनी दूसरी मशीनें लगती हैं टाइम भी ऐड होती गई। ऑफकोर्स पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट था, मेरी वाइफ जो है डॉक्टर दर्शनी, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट था। तो वो चीज़ें जो है ग्रेजुअली बड़ा इजी होती गई और चूंकि सबने देखा कि भाई बेटे को अच्छा पैशन है इन चीज़ों में, तो कभी किसी ने रोका नहीं कि ये काम ऐसा नहीं वैसा नहीं। बस एक चैनल बना ली कि ये अगले 3 साल में, अगले 2 साल में, अगले 5 साल में ये काम पूरा करना है। तो एक डेडिकेशन, एक पैशन, एक टाइम डिवोशन, इन सब चीज़ों से आपके सपने धीरे धीरे पूरे होते जाते हैं। अगर आप सपने लेके चलते हैं तो ये सपने पूरे हो जाते हैं। मैं तब बहुत छोटा था, मुझे आज भी याद है, मेरी उम्र लगभग 6-7 साल रही होगी। पापा सुबह सुबह निकलते थे और देर रात कभी कभी आते थे, बट उनके चेहरे पे कभी मैंने थकावट नहीं देखी। क्या वो पैशन था? हाँ जैसे मैंने बताया है ना कि वो पैशन और एक फोकस, इमेजिनेशन, फोकस ड्रीम्स, तो वो जब तक आपके ड्रीम्स पूरे नहीं होते तब तक आपको लगता है कि नहीं अपने को और काम करना है और डेडिकेटेडली उन चीज़ों को एनालाइज करना है, इवॉल्व करना है, उनको फिक्स करना है। तो वो टाइम कैसे निकल जाता है इन सब चीज़ों को करने में
पता नहीं पड़ता है। तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि पीछे मुड़ के देखा कि सब चीजें बड़ी स्मूथली और इजीली होती गई। तो वो इन सब चीजों का नतीजा है कि आप थको नहीं और काम करते जाओ। नहीं थकने के लिए जरूर आपका एक ड्रीम होना चाहिए और एक फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, जो मेरे को हमेशा बच्चों से भी मिला, वाइफ से भी मिला और मेरे को पेरेंट्स से भी मिला। आपकी इस जर्नी में पेशेंस का कितना सहयोग है, क्योंकि एक डॉक्टर का इंटीग्रल पार्ट होता है उसके पेशेंस। जी। ऐसा कोई सा इंसिडेंस या ऐसा कोई सा मरीज आपको ध्यान हो जब जिसके लिए आपको लगे कि नहीं यार, ये जो भी मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ और यही करना है मेरे को, ऐसे कोई पेशेंट अगर आपको याद हो तो? मेडिकल साइंस एक जर्नी है। मेडिकल साइंस ऐसा नहीं है कि आज आपने ये किया तो आप 100% की लेवल तक पहुंच गए। ये ग्रेजुअली इवॉल्व होता है और वो आपके आपकी जो पेशेंट्स आते हैं आपके पास अलग अलग वैरायटी के, और आपको एग्जामिन जब आप करते हो उनके साथ इंटरेक्ट करते हो और उनको एग्जैक्टली आपसे क्या चाहिए, दैट इज वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपने स्किल में तो बिल्कुल ठीक है, एक्सपर्ट हैं, वो अपनी जगह बात है, पर पेशेंट को आपसे क्या चाहिए, वो एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज होती है। कि भाई मेरे को मेरी लाइफस्टाइल, मेरी नीड्स, मेरी और जो आने वाले समय में मैं ये करने वाला हूँ, तो पेशेंस जब इन सब चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करता है और जब आप उन चीज़ों को अच्छे से सुन के और उन चीज़ों को आप प्रॉपर डिलीवर करते हैं, तो पेशेंट इज ऑलवेज हैप्पी। तो पेशेंट को आप मेरे हिसाब से पेशेंट न समझे, उसको एक आपका फ्रेंड समझे। आप उसको एक प्रकार से अपना डिस्टेंस या डिस्टेंट रिलेटिव समझे, तब आप उसको एक बेहतर तरीके से डिलीवर कर पाते हैं। तो ये जरूर एक चीज थी कि ये चीज मैंने अपने फादर से सीखी कि भाई आपके पास जितने भी पेशेंट आते हैं उनको उस हिसाब से ट्रीट करो कि वो आपके फ्रेंड हैं, आपके डिस्टेंट रिलेटिव है। तो वो ये जो टीचिंग थी फादर की, साथ में मदर की भी, तो वो टीचिंग मेरे को बहुत अच्छे से काम आई और वो टीचिंग ने मेरे को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। ऑफ कोर्स पेशेंट्स के साथ आपका जो एक्सपीरियंस रहता है वो खट्टा मीठा रहता है। आप उसको मीठा कैसे बना सकते हैं वो आपके ऊपर है। तो मीठा बनाने के लिए आप जितना अपना एफर्ट कर सकते हैं जरूर करिए। ये मेरा तुमको भी मैसेज है, आपको भी मैसेज है, और जो मेरी डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी है उनको भी ये मैसेज है कि भाई वो खट्टे एक्सपीरियंस को मीठा बनाना सीखें। मीठा बनाने के लिए आपको कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़े तो वो जरूर करें। और ये जो टीचिंग्स हैं आपको घर से मिलने के बाद, पेशेंट्स भी आपको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। चैलेंजिंग पेशेंट्स आते हैं तो चैलेंजिंग पेशेंट्स को आप उनको अलग अलग टाइम पे एग्जामिन करना, उनको फ्रिक्वेंटली एग्जामिन करना और उस लेवल तक पहुंच के उनको सब चीजें एक्सप्लेन करना। तो एक्सपीरियंसेस इस हिसाब से धीरे धीरे आते गए, उसको एनालाइज करके और उसको आगे बढ़ा के अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस के हिसाब से और आपके जो लिटरेचर के हिसाब से, मतलब ऑफ कोर्स डॉक्टर्स के लिए मैं जरूर कहूंगा कि भाई पढ़ाई जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कुछ सीएमईज अटेंड कर ली तो आपके लिए सब चीजें हो गई। एक कंटिन्यूअस पढ़ना लिखना भी, आप जब इतनी सारी सब स्पेशलिटीज को डील करते हो तो वह जरूरी हो जाता है कि आप सब स्पेशलिटीज को उतना डेप्थ में पढ़ें। तो ये सब जो एक इतनी सारी चीजों का मेल जोल होता गया कि कुछ पेशेंट्स के एक्सपीरियंस, कुछ घर की टीचिंग, कुछ आपका इन्वॉल्वमेंट पेशेंट्स की तरफ,
जो एक डेडिकेशन के साथ रहा, तो इन सब चीज़ों का बहुत सहयोग रहा कि मैं अपने क्लिनिक में उन चीज़ों को धीरे-धीरे डेवलप करता गया। एक मोमेंट मुझे आज भी याद है और उसी शायद मोमेंट से मैंने डिसाइड किया था कि मैं आपके पद चिन्हों पे चलूंगा। मैं छोटा था, 7-8 साल का रहा होऊंगा। सैटरडे छुट्टी रहती थी स्कूल की, तो मैं कई बार ओपीडी में बैठता था। मैं अपने फादर को देखता था वो पेशेंट को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। उस दिन एक बहुत ओल्ड लेडी, 70-75 साल की लेडी रही होंगी। वो एक वन आइड पेशेंट थी। उनकी एक आंख बचपन में ही, उस समय चिकन पॉक्स माता वगैरह जो आती थी उससे आंख चली जाती थी। एक आंख उनकी शायद चली गई थी। एक आंख का पापा ने ऑपरेशन किया था। पापा की उस समय उम्र 40 के लगभग रही होगी, और वो 75 साल की लेडी झुक करके पापा को नमस्कार करके पापा के पैर छुए। हमें उस समय तक यही सिखाया जाता था कि हमें हमारे बड़ों के पैर छूने हैं। उस मोमेंट में मेरे को रियलाइज हुआ कि डॉक्टर एक मरीज की जिंदगी में जो उसको उनकी आंखें लौटा रहा है, वो नेक्स्ट टू गॉड हो जाता है। वो मोमेंट पे मेरे को सोचा कि नहीं, जो खुशी आज इस लेडी को मिली है मेरे पापा के थ्रू, आगे मेरे को भी वही खुशी और सारे मरीजों को देनी है। तो मेरे लिए वो मोमेंट था, वो पेशेंट शायद था, और उसकी शक्ल मेरे को आज भी याद है। मैं बहुत छोटा रहा हूँगा, लेकिन वो मोमेंट से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, जो पापा कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे को भी आगे वही करना है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे कई समय से पूछना चाह रहा था। जब मैंने आपको ज्वाइन किया, हाँ। उस समय आपको क्या था कि थोड़ा सा डर था, एक प्रेशर था कि अब मेरे को इसको भी थोड़ा सेट करना है, या फिर खुशी थी कि अब हम लोग दोनों मिलके काम करेंगे? वो शुरुआती दिन जब मैंने आपको ज्वाइन किया, आपकी क्या फीलिंग्स थी? नहीं, एक मिक्स फीलिंग रहती है, वो मिक्स फीलिंग थी मेरे में भी, पर खुशी और एक्साइटमेंट ज़्यादा था, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा बेटा मेरे को ज्वाइन कर रहा था, तो वो एक्साइटमेंट ज़्यादा था। पर जो एक गाइडेंस के लिए जो रहती हैं चीज़ें, और मैं जानता था कि भाई ऑफ्थेल्मोलॉजी में आपका जो नेचर होना चाहिए वो बड़ा कूल होना चाहिए नेचर, तो वो तुम में वो क्वालिटी है, कूल नेचर की, प्रॉपरली चीज़ों को एनालाइज करने की, प्रॉपरली उसको आगे ले जाने की। तो मैं बड़ा एश्योर्ड था कि जो भी गाइडेंस मिला है परेश को अभी तक, अपना ऑफ्थेल्मोलॉजी पांडिचेरी से करके आया था, वहाँ के भी एक्सपीरियंस बताता था, और बीच बीच में यहाँ आके पेशेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन होता था। तो जब सर्जिकल सेशन होता है उस समय जरूर थोड़ा सा एक रहता है कि ये गाइडेंस इस टाइप से और दें तो बेहतर होता जाएगा, क्योंकि मेरे को उस समय तक मान के चले 97 तक अगर मैं कहूँ तो लगभग करीब ऑफ्थेल्मोलॉजी में काम करते करते 15 से 17 साल हो गए। परेश ने 2018 में, तो लगभग मेरे को ऑफ्थेल्मोलॉजी में काम करते करते करीब 25 से 30 साल हो गए थे। तो 25 से 30 साल में ऑफ कोर्स एक बड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो उसके बाद एक एडवांटेज परेश के साथ ये भी था कि वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उसने जो फेलोशिप भी की, वहाँ पे 10 सर्जन्स को उसने काम करते हुए भी देखा, और फिर जब मेरे साथ काम किया तो जो मेरे काम करने का तरीका है उसको वो परेश ने पूरा एक प्रॉपरली उसको पहले इवेल्युएट किया कि काम कैसे कर रहे हैं, और फिर जैसा मैं बता रहा हूँ कि परेश बड़ा कूल माइंडेड, बड़ा पेशेंस से चीज़ों को हैंडलिंग करने वाला है, तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि सर्जिकल सेशंस में भी कभी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होगी। और कभी कभी ऑफ कोर्स सर्जरी के कोई पर्टिकुलर स्टेप पे जो छोटा मोटा गाइडेंस होता है कि ये करने का तरीका बेहतर तरीका है, तो वो धीरे धीरे ये चीज़ें सबको अपने अपने लेवल पे अडॉप्ट होती जाती हैं, और कंफर्ट के हिसाब से उन चीज़ों को इवॉल्व करते जाते हैं। सो यू हैव डन अ गुड जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, एंड प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से साल भर के अंदर यू पिक्ड अप whatever the good qualities of surgeries if you are someone concerned, you have adopted all those things. So wonderful, Parish. थैंक यू। एंड मेरा मेंटर इतने अच्छे रहे हैं तो ऑब्वियसली सीखना तो बनता है। दूसरा एक क्वेश्चन है सर, कि जैसे आपने एक्सपेंशन का सोचा, पहले भोपाल सेंटर खोला,
एंड देन आप ग्रेजुअली सीहोर में भी आपने अपना एक छोटा सेंटर, सैटेलाइट सेंटर चालू किया। उस समय आपके मन में क्या प्लान्स थे कि क्या सीहोर एक उस समय ऐसा एरिया था जहाँ पे बहुत ज़्यादा आई सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी, या क्या आपके मन में था कि नहीं अब मेरे को सीहोर को भी एक्सप्लोर करना है, वहाँ के पेशेंट्स को भी सर्विसेज ये सारी मिलनी चाहिए? देखिए, इन सब चीज़ों का बेसिकली पेशेंट्स आपको जो फीडबैक देते हैं, पेशेंट्स जब आपके बारे में बात करते हैं या जब आके आपको रेगुलरली कुछ चीज़ें बोलते हैं, तो उस तरफ ध्यान सभी का जाता है, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो या कोई भी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हो। क्योंकि आपका जो इंटरेक्शन है वो आपके पेशेंट से है, तो आपका प्राइम कंसर्न ये हो जाता है कि उनका फीडबैक कैसा है। तो भोपाल के अलावा उस समय अगर कहूँ मैं 97 से लेके अभी तक शुरुआत के दौर में सीओर से भी काफ़ी पेशेंट्स आते थे। तो उनका कहना था डॉक्टर निशलानी कि अगर आप सीओर में भी अपना एक सेंटर रखेंगे तो हम लोग को थोड़ा हेल्प हो जाएगी। तो वो एक सोचना उस समय था। उस समय एक ही डिसीजन लिया गया कि भाई आपका जो फ्री टाइम है वो सैटरडे संडे कुछ फ्री टाइम रहता है, तो यूजुअली सैटरडे हाफ डे और संडे फुल डे कुछ उस समय का मेरा शेड्यूल था कि सैटरडे आई वॉज कीपिंग हाफ डे। तो सैटरडे हाफ डे के बाद मैं डिसाइड किया कि भाई हाफ डे जो है मैं सीओर में दूँ। तो ऐसे करके सीओर का सेंटर शुरू हुआ और बाद में सीओर के सेंटर में सर्जरीज भी हम लोगों ने शुरू की। जो चीज़ और जो कार्यक्रम वो आज तक चलता आ रहा है और आप भी उसके पार्ट हैं, सीओर विजिट करते हैं और वो कार्यक्रम चलता आ रहा है। अब उसको और थोड़ा सा एग्रेसिवली डेवलप करना है। पापा, एज अ यंग सर्जन, एज अ मॉडर्न सर्जन, मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि आजकल हमारे डिस्पोजल पे बहुत एडवांस गैजेट्स अवेलेबल हैं, हाँ। चाहे वो डायग्नोस्टिक गैजेट्स हो, चाहे वो ऑपरेटिव गैजेट्स हो। हर चीज की एडवांसमेंट हर 2-3 साल में होती जा रही है, एंड Yes. हम एज अ सर्जन हमारे लिए वो एक बहुत ईज हो जाती है पेशेंट को बेस्ट आउटपुट डिलीवर करने के लिए। बट जहां तक मैं पुरानी चीजें समझता हूँ, उस समय पे इंडिया में खास तौर पे इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं होती थी। तो उस समय आप कैसे अपने पेशेंट्स को एक्यूरेट डायग्नोसिस देते थे? उस समय कैसे आप चैलेंजिंग केसेस मैनेज करते थे? ऐसी कोई सर्जरीज जो उस समय बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती थी, आज फिर विद टेक्नोलॉजी वो चीजें और रिफाइन होती जा रही है। ऐसे कोई मोमेंट्स अगर आपको याद हो तो उसको बताएं। मैं इसमें कॉर्नियल ट्रांसप्लांट या जिसको केराटोप्लास्टी कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक उस टाइम में, हमारे टाइम में और आज के टाइम में भी केराटोप्लास्टीज हम करते हैं, जिसको सेगमेंटल केराटोप्लास्टीज कहते हैं, क्योंकि अलग अलग कॉर्निया के सेगमेंट्स निकाल के उनको अलग अलग पेशेंट्स में इम्प्लांट किया जाता, ट्रांसप्लांट किया जाता है। मैं उस समय की छोटी चीज़ें आपको बताता हूँ कि वो उस समय कैसी होती थी। अगर मैं बात करूं तो जो दो सेंटर्स जहां ये चीजें हमने की, एक नवसारी का सेंटर, एक सेवा सदन, और फिर हमारे एसबीआई केयर में शुरुआती दौर में जिसको कहें, अभी तक है ठीक है कि आपको ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट का एक ऑथराइजेशन लेके और सेगमेंटल सर्जरी करते हैं, वो बड़ा ईज हो गया है, वो आपने भी देखा है। मैं उस समय की बात करता हूँ। आई डोनेशंस अभी भी इंडिया में कम है, पहले भी बहुत कम होते थे, पर उस समय हम लोग ये जरूर मानते थे कि भाई डॉक्टर्स की एक बड़ी एक प्राइम ड्यूटी है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है कि भाई यहाँ से आपको आई डोनेशन आने वाला है, तो रात को 2-2 बजे नवसारी के आई हॉस्पिटल सेंटर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे हम लोग को ड्यूटीज लगती थी कि नाइट ड्यूटीज आपकी हैं। तो वहाँ जो 5-6 सर्जन ऐसे थे, आज आपकी, तो रात को 2-2 बजे भी हम लोग आई डोनेशन के लिए, वो जिसको ई न्यूक्लिएशन का प्रोसेस बोलते हैं, वो करने जाते थे। फिर पेशेंट का एक छोटा सा ब्लड कलेक्शन, जो जिसकी डेथ हो गई है उसका ब्लड सैंपल लेते थे। वो ब्लड सैंपल उसी समय जो है वायरल मार्कर्स के लिए एनालाइज हो जाता था, और अगर उसमें कुछ चीज़ें ऐसी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं निकलती थी तो रात को ही, क्योंकि उस समय वो 200 बेडेड आई हॉस्पिटल था,
तो वहाँ कम से कम 10-15 पेशेंट्स ऐसे वेटिंग में रहते ही थे कि जिनकी कॉर्निया ट्रांसप्लांट होनी रहती थी। तो इधर आप ट्रांसप्लांट अपना ई डिप्लेशन के लिए जाते थे, उधर आपकी ओटी में तैयारी होना शुरू हो जाती थी। 2 पेशेंट्स को ऑलरेडी सेग्रीगेट किया हुआ रहता था। आई बॉल आने के बाद उसको सिंपल स्लिट लैम्प पे एग्जामिन करते थे। उस समय बहुत ज़्यादा गैजेट्स नहीं थे, जैसे स्पेक्लो माइक्रोस्कोप या कॉर्निया को और एनालाइज करने के लिए नहीं कुछ ऐसी रहती थी। बस हम लोग देखते थे कि फ्रेश कॉर्निया है, ऑपरेटेड आई तो नहीं है, कोई दूसरी कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, तो वो डिसाइड कर लेते थे कि भाई हमको किस प्रकार से किस पेशेंट को उसको ट्रांसप्लांट करना है। तो आपने 1-2 बजे न्यूक्लिएशन किया, आप वापस आए, एग्जामिन किया, और 3 घंटे के अंदर हम लोग सर्जरी करके अर्ली मॉर्निंग तक तो 2 पेशेंट्स की काइटोप्लास्टी हो भी जाती थी। तो मैंने वो भी काम किया हुआ है। वैसा ही काम कुछ मैंने सेवा सदन में शुरू किया, और वहाँ पे भी हम लोग 2-3 पेशेंट्स रखते थे, या फिर फोन पे आसपास के पेशेंट्स रहते थे तो उनको बोल देते थे कि भाई कॉर्निया आ रही है और आप लोग आ जाएं। तो 5 पेशेंट्स को बुलाया, उसमें से जो 2 पेशेंट्स फिट होते थे तो उनको हम लोग करते थे। ऐसे ही शुरुआती दौर में मैंने अपने सेंटर पे भी किया। जो पेशेंट्स रहते थे उनको पाइपलाइन में रखते थे, बुलाते थे और उनको बोल देते थे कि भाई मोस्ट लाइकली वीक में जैसे आपके पास 2 बार या 3 बार कॉर्निया आता था, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, वह रात के 12 बज रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं, क्योंकि उस समय इतनी आपके पास दूसरी एम्यूनिटीज नहीं थी कि भाई आप उनको लंबे समय तक प्रिजर्व करो। तो उसका एसेंशियल पार्ट यही था कि जितना जल्दी इम्प्लांट करो उतना बेहतर रिजल्ट आपको देगी। ग्रेजुअली हमारी जर्नी एक जनरेशन से चालू हुई 1997 में, फिर एक दूसरी जनरेशन जुड़ी, एंड अब हमारा जो आई सेंटर है उसको हम काफ़ी मॉडर्न लेवल तक लेके आ चुके हैं। बोलते हैं कि चेंज पार्ट है दुनिया का, उसी तरीके से हमारे फील्ड में भी लगातार डेवलपमेंट होती जा रही है। एंड ये मेरे पापा का एक जो सपना है वो मैं देखते आ रहा हूँ कि हर बार नई अपग्रेडेशन के साथ हमारा सेंटर अपग्रेड होता है, जिसके लिए मैं बहुत प्राउड हूँ। ये अपग्रेडेशन पेशेंट्स के आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि नई अपग्रेडेशन से पेशेंट की और जो सेफ्टी बढ़ जाती है, पेशेंट के रिजल्ट ओरिएंटेशन जो बढ़ जाते हैं, पेशेंट का डायग्नोसिस, पेशेंट का विजन रिफाइनमेंट, ये धीरे धीरे टेक्नोलॉजी से और अच्छा होते जाता है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज भी जब मैं ओटी में जाता हूँ, मैं एक पेशेंट का ऑपरेशन करता हूँ, और नेक्स्ट डे जब वो पेशेंट हंसी खुशी मेरे पास आता है, मेरे सर पे हाथ रखता है और कहता है बेटा थैंक यू, मुझे पापा आप ही दिखाई देते हैं, आपका पैशन, आपकी सैक्रिफाइस एंड आपका डिवोशन, ये मैं नेक्स्ट जनरेशन में भी कायम रखूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके पद चिन्हों पे चलूँ। और जो आपने 1997 में एक सपना देखा था कि एक बड़ा आई हॉस्पिटल जो अफोर्डेबल भी हो, जिसमें क्वालिटी काम भी हो और सारे पेशेंट को हम अप्रोच कर पाएँ, उसी के रास्ते पे मैं आगे काम करूँगा। सो ये थी एक पर्सनल वीडियो जो मेरे फादर की जर्नी को डिस्क्राइब करती है। ये जर्नी बहुत स्पेशल रही है हमारी फैमिली के लिए, इवन भोपाल के लिए, हमारे पेशेंट्स के लिए, एंड काफ़ी लोग इस जर्नी से हमें रिलेट करते हैं। सो ये थी हम दोनों की आंखों की दुनिया, मैं और मेरे पापा की एक 2 जनरेशन ऑफ्थल्मोलॉजी प्रैक्टिस की कहानी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू आज मेरे चैनल पे आने के लिए। थैंक्स टू ऑल।